कत्ल करने वाले को मालूम है कि कत्ल किसका करना है, और ना ही मकतूल यानी मरने वाला जानता है कि मेरा कत्ल कौन करेगा और क्यों करेगा और मेरा जुर्म क्या है। ये कहानी है एक ऐसी होनहार लड़की की, ऐसी खूबसूरत लड़की की जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। उसके हौसले बुलंद थे, परिवार की इकलौती लड़की थी और पढ़ाई में भी बेहद होशियार, खूबसूरत। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि हम आज जो आधुनिक युग में, डिजिटल युग में जी रहे हैं, चंद रुपयों के लिए, चंद अपने लालच के लिए किसी का भी कत्ल बिना सोचे समझे कर देते। क्या मानवता इसी को कहते हैं? इस कहानी को सुनकर आपके मन में भी ये प्रश्न अवश्य आएगा, ज़रूर आएगा कि यही मानवता है, यही इंसानियत है कि बिना वजह चंद रुपयों के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाए। ये कहानी आपको कदम कदम पर चौंकाएगी। चलिए आपके सामने आज की कहानी पेश करते हैं। कागज़ पर लिखे उन दो शब्दों ने सुराग दे दिया, वरना उस लड़की की मौत आज भी रहस्य रहती। उस लड़की ने मरने से पहले कातिल का नाम और पता लिख दिया था, फिर भी वो कत्ल पुलिस के लिए पहेली बन गया। हर कातिल यही सोचता है कि उस तक पुलिस को पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि उसने वारदात से पहले पूरी तैयारी की। लेकिन सच यही है कि साजिश और तैयारी चाहे जैसी हो, पुलिस को कातिल के गिरवा तक पहुंच ही जाती है। मर्डर मिस्ट्री की असली कहानी भी उस क्रिमिनल की है जो जेल में रहकर खुद को परफेक्ट, बल्कि मिस्टर परफेक्ट अपराधी समझ बैठा था। वाकई उसने मर्डर की ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जिसमें पुलिस को उलझना ही था, और पुलिस उलझ भी गई। लेकिन अचानक मिले एक छोटे से सुराग ने पहली बन चुकी इस मर्डर मिस्ट्री को, रहस्य को बेनकाब कर दिया। आज हम आपके लिए लाए हैं उसी मर्डर मिस्ट्री की दिलचस्प कहानी, जिसमें आप कदम कदम पर बेहद चौंक जाएंगे और परेशान होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मर्डर मिस्ट्री की ये सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का साउथ इलाका बेहद पाश माना जाता है। उस समय सर्दियां पड़ रही थीं, लेकिन उतनी भी ठंड नहीं थी जितनी दिल्ली में पड़ती है। तारीख 27 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त था। करीब 3:40 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली। कॉलर ने बताया कि दिल्ली के सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बोरे में एक लड़की की लाश मिली है। चूँकि दिल्ली में महिला और सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से ही बड़ा रहा है, ख़ास तौर पर साल 2012 में निर्भया कांड के बाद से और भी ज़्यादा, इसलिए ये सूचना मिलने के तुरंत बाद सीनियर अधिकारी से लेकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसे बोरे में करीब 24 साल की एक लड़की की लाश मिली। लड़की जींस और कुर्ती पहने हुए थी। चूँकि अभी मौसम में ठंडक थी, इसलिए बॉडी ज़्यादा सड़ी गली नहीं थी। हालांकि देखने से ही लग रहा था कि लाश 1 या 2 दिन पुरानी ज़रूर है। लाश की हालत को देखकर पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ दरिंदगी हुई है। गले और चेहरे पर भी खरोच के निशान थे। शुरुआत में ये केस बेहद ही आसान था। वैसे ब्लाइंड मर्डर केस में किसी लाश की पहचान करना मुश्किल होता है, लेकिन यह केस काफ़ी अलग था। पुलिस हमेशा किसी भी शव की पहचान कराने के लिए सबसे पहले उसके कपड़ों की तलाशी लेती। शरीर पर ऐसे निशान तलाशती है जिसके आधार पर पहचान हो सके। लेकिन पुलिस शुरुआत में जितना इसे ब्लाइंड मर्डर केस मान रही थी, असल में उतना भी नहीं था। क्योंकि जैसे ही महिला पुलिसकर्मी ने उस लड़की की लाश की तलाशी ली, उसकी जिन्स की पड़ताल की, तो उसमें एक लेटर मिला, साथ ही उसका फ़ोन नंबर भी मिल गया। अब फ़ोन और लेटर देखकर पुलिस को थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन सुराग तो सुराग है। पुलिस ने उस लेटर और फ़ोन को अपने पास रखा, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस ने उस लेटर को पढ़ा। लड़की ने उस लेटर में अपनी हत्या का शक जताया था और कातिल का पता भी दे दिया था। उस लेटर में लिखा था, मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी के रहने वाले आरुष और मैं आपस में प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आरुष पहले से ही शादीशुदा है। आरुष के माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। आरुष के परिवार की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आरुष भी अपनी माँ से मिल गया है। आरुष, इसके 2 और दोस्त मुझे डरा रहे हैं। वो काफ़ी समय से धमका रहे हैं, मेरे पास से पैसा मांग रहे हैं। इन लोगों ने मेरा अश्लील वीडियो बना रखा है
और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उसमें लिखा हुआ था। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर भी इसी में लिख रही हूँ। फिर पुलिस को उस लेटर में तीनों का नाम, पता और नंबर भी मिल गया। ये लेटर काफ़ी बारीकी से जींस में छुपाया गया था ताकि ये भी लगे कि उसे जानबूझकर नहीं रखा गया। अब यह जानकारी मिलते ही पुलिस सिमरन के अंबेडकर नगर वाले पते पर संपर्क करती है। वहाँ उसके पिता से जानकारी भी मिलती है। ये पता चलता है कि सिमरन 25 फरवरी 2019 से ही लापता हो गई थी। काफ़ी तलाश के बाद नहीं मिले तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब लड़की की पहचान के बाद दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ये लेटर जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए तो नहीं लिखा, क्योंकि जिसकी हत्या की गई उसकी जेब से ये लेटर मिलना पुलिस को अभी भी चौंका रहा था। इसलिए पुलिस ने लड़की के पिता से उसकी हैंडराइटिंग पहचानने के लिए कहा। पिता उस लेटर को देखते ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि हाँ, ये लिखावट मेरी बेटी सिमरन की ही है। अब पुलिस को यह केस बड़ा आसान लगा, इसलिए पुलिस ने तुरंत उसमें लिखे आरुष नामक युवक के पते पर पहुंचती। घर वालों से पूछताछ होती है। आरुष कहीं बाहर गया होता है। इसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लेती। इस बीच पुलिस के सामने लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती। रिपोर्ट देखकर पुलिस फिर से सन्न रह जाती, क्योंकि पुलिस का शक सही निकला। लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर मल्टीपल इंजरी थी, यानी प्राइवेट पार्ट पर घाव के कई निशान थे। उसके साथ गैंग रेप किया गया था। इसके बाद ही उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में और तेज़ी लाती है और उस लेटर में लिखे आरुष और अन्य 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती। लेकिन पुलिस को हैरानी तो तब होती जब आरुष कहता है कि इस लड़की से प्यार करना और फिर उसकी हत्या करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं इस लड़की को ठीक से जानता पहचानता तक नहीं। इसी तरह 2 अन्य लोगों जिनके नाम लेटर में लिखे थे वो भी यही बात दोहरा रहे थे। पुलिस को लगता है कि ये लोग जानबूझकर कहानी बना रहे हैं, इसलिए पुलिस उनका पूरा बैकग्राउंड निकालती, कॉल डिटेल निकालती है। तो पता चलता है कि आखिरी कॉल वही लड़की सिमरन के फ़ोन से आरुष के पास आया था। इस पर पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हाँ, एक कॉल आई थी, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई थी। फिर फ़ोन कट गया था। लेकिन ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है, मैं कुछ भी नहीं जानता। यहाँ तक कि कभी इसे अपने दोस्त या फिर किसी पहचान वाले के साथ भी नहीं देखा। कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस मरने वाले लड़की और आरुष की पिछली कई महीनों की फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती, उसे चेक करती है तो ये बात सही साबित होती, क्योंकि इससे पहले कभी भी दोनों में बात नहीं हुई थी। इस तरह पुलिस की जांच फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से केस शुरू होता है और वो वहीं रुक जाता। अब पुलिस सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच शुरू करती है। सीसीटीवी और सर्विलांस से भी पुलिस को नहीं मिला सुराग। दिल्ली की सरिता विहार में रेलवे लाइन के किनारे जहां लड़की का शव मिला था, उसके आसपास वाली रोड की सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करती है। इस दौरान एक बड़ा सुराग मिला जिसमें एक संदिग्ध होंडा सिटी कार दिखी। अब इस कार के बारे में पता लगाया तो जानकारी मिली कि इस कार को पूरे दिन के लिए रेंट पर बुक किया गया था। अब पुलिस उस कार को बुक करने वाले की तलाश में थी, लेकिन कोई ख़ास सुराग नहीं मिल पाया। इसी बीच पुलिस ने सिमरन के 24 और 25 फरवरी की कॉल डिटेल भी निकाली, जिसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर सिमरन की पहले कभी बात नहीं हुई थी और दोनों फ़ोन की लोकेशन सरिता विहार में ही थी। लेकिन वो नंबर यूपी के मुजफ्फरनगर का था और जिस पते पर नाम और सिम को लिया गया था वो फर्जी निकला। पुलिस ने जांच में ये पाया। हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस नंबर से सिर्फ सिमरन को ही कॉल किया गया था। इसके अलावा उस नंबर से अन्य किसी को भी कभी कॉल नहीं किया गया था। इस तरह पुलिस को सर्विलांस और सीसीटीवी से भी कोई ख़ास सुराग नहीं मिल पाया। इस तरह किसी तरह से कोई सबूत नहीं मिलने से पुलिस अभी उधेड़बुन में थी। उसी समय लड़की के पिता भी लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेटी किसको प्यार करती थी और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो कुछ ना कुछ तो उसने कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा। इसके अलावा बेटी की लेटर की हैंडराइटिंग चेक कराने के लिए भी उन्होंने उसकी कई कापियाँ और डायरियाँ देखी थी। उन्हीं में से एक डायरी में सिमरन के पिता को 2 शब्द लिखे मिले। पहला शब्द था प्रसाद और दूसरा शब्द था जॉब। फिर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इस नंबर पर सिमरन के पिता ने जब कॉल किया,
पूछा कि बेटी ने कभी जॉब के लिए फ़ोन किया था, तो उधर से जवाब मिला कि हाँ, वो सिमरन को जानता है, लेकिन 20 से 25 दिन पहले फ़ोन पर नौकरी को लेकर उसकी बात हुई थी, फिर कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से पहली बार में फ़ोन आते ही उस शख्स की आवाज़ लड़खड़ाई थी, उससे सिमरन के पिता को शक हो गया। उन्होंने उस नंबर और प्रसाद के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि वाकई में घटना से 20 दिन पहले ही उस नंबर पर सिमरन से बात हुई थी, लेकिन चूंकि वो नंबर भी शक के दायरे में आया था, इसलिए पुलिस ने कोई बड़ा सुराग नहीं मानने की स्थिति में इस पर भी दाव खेला। उस नंबर को लोकेशन निकाली, खासकर घटना वाले दिन की, तब पता चला कि वो नंबर और सिमरन का नंबर एक ही लोकेशन पर था। अब पुलिस उसकी डिटेल निकाल कर उसे हिरासत में लेती। पहले तो वो कई घंटों तक इधर उधर की बात करता रहा। उसी बीच पुलिस को घटना वाले दिन होंडा सिटी कार का रेंट पर लेने वालों की जानकारी भी मिल जाती और उन्हें भी जब हिरासत में लिया गया तो पूरा केस ही खुल गया। असली कहानी सामने आई तो पुलिस भी सन्न रह गई। इसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती, उससे साफ हुआ कि इस पूरे घटना में ना सिमरन का कोई लेना देना था और ना ही लेटर में लिखे उस आरुष का। पूरी कहानी कुछ और ही थी। असल में जिसका नाम सिमरन की डायरी में प्रसाद लिखा था, उसी का पूरा नाम दिनेश प्रसाद था। घटना से कई महीने पहले वो चोरी के एक मामले में तिहाड़ जेल गया था। जिस बैरक में दिनेश बंद था, उसी में मर्डर का आरोपी धनंजय और बुराड़ी में से पकड़ा गया बंटी भी था। यहाँ पर दिनेश और धनंजय अच्छे दोस्त बन गए और जेल में ही धनंजय और बंटी की लड़ाई भी हो गई थी। ये भी पता चला कि बंटी के परिवार के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी। घटना से 2 महीने पहले ही धनंजय और दिनेश को जेल से ज़मानत मिल गई, जबकि बंटी अभी जेल में ही था। ऐसे में जेल से आने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे और ख़तरनाक साजिश रचने लगे। इन दोनों ने सोचा बंटी के भाई आरुष को मर्डर के केस में फंसा देंगे तो वो जेल चला जाएगा। उसके बाद उसका 200 गज़ का खाली प्लाट पर कब्ज़ा जमा लेंगे। ज़मीन पर कब्ज़ा जमाने और कानूनी दाव पेच में इनकी मदद करने के लिए 20 वर्षीय सौरभ भारद्वाज नाम का युवक भी तैयार हो गया। अब इन तीनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने और उन तक पुलिस भी न पहुँचे, इसकी तैयारी में जुट गए। चूँकि दिनेश और धनंजय जेल जा चुके थे, इसलिए इन्हें पता था कि पुलिस मोबाइल सर्विलांस के ज़रिए उन तक पहुँच सकती है। पुलिस घटना वाले दिन के कॉल डिटेल को ज़रूर चेक करती, सो इन्होंने बड़ी होशियारी से काम लिया। इसलिए यूपी के मुजफ्फरनगर जाकर पहले एक नया फ़ोन और फर्जी नाम पते पर सिम कार्ड ख़रीद लेते हैं। उस नंबर से किसी से बात नहीं करते हैं। अब उनके सामने चुनौती थी कि किसकी हत्या कर इसे फंसाया जाए। जाहिर है किसी लड़के की हत्या कर फंसाएंगे तो पुलिस तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए दिनेश प्रसाद ने प्लान किया कि वो अपने एक पहचान वाले लड़की की दोस्त को अपने जाल में फंसाएगा। उस लड़की को नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए अपने दोस्त के ज़रिए उसी सिमरन से संपर्क करता है, उसे नौकरी का झांसा देता है। सिमरन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए जब नौकरी का ऑफ़र मिला तो मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब आखिरी बार दिनेश और सिमरन की बात हुई, उसके बाद 20 दिनों तक फ़ोन पर कोई बात नहीं की, ताकि उन पर किसी किस्म का कोई शक न हो। घटना वाले दिन यानी 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने ही नए सिम कार्ड और फ़ोन की मदद से सिमरन को कॉल करता है। ये बताता है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए वो दूसरे के नंबर से कॉल कर रहा है। फिर कहता है कि सरिता विहार में उसका एक इंटरव्यू करा देगा। अब नौकरी की तलाश में परेशान सिमरन वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर सौरभ, धीरेन्द्र और दिनेश तीनों मौजूद थे। एक फ्लैश में ले जाकर सिमरन से ये ज़बरदस्ती करते हैं, फिर जान से मारने की धमकी देकर बंधक बना लेते हैं। अब उसके साथ गैंग रेप करने की धमकी देकर एक कागज़ पर सिमरन से ही वो लेटर लिखवा लेते हैं जो घटना पर मिलता है। लेटर जब सिमरन लिख देती, तब उसके बाद तीनों उसके साथ गैंग रेप करते हैं, फिर फ्लैट में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद छोटे मोटे क्राइम करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्रकेश से संपर्क करते हैं। दोनों को 5-5 हज़ार रुपयों का लालच देते हैं और उन्हीं के नाम से किराए की रेंटल टैक्सी बुक करते हैं ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। ऑनलाइन इस टैक्सी को पूरे दिन के लिए बुक कराते हैं और करीब 7,000 रुपये पेमेंट करते हैं। इसके बाद रहीमुद्दीन और चंद्रकेश के ज़रिए सिमरन के शव को बोरी में डालकर रेलवे लाइन के किनारे देर रात में फेंक आने की बात करते हैं।
इससे पहले सिमरन के हाथों लिखे उस लेटर को उसकी जीन्स में डाल देते हैं। इसके साथ ही उसके मोबाइल फ़ोन को भी डाल देते हैं ताकि उनका कोई सुराग ना मिले। इसके अलावा लड़की के पर्स और फर्जी पते पर ख़रीदे सिम कार्ड और फ़ोन दोनों को किसी नाले में फेंक देते हैं ताकि उससे जुड़ा कोई सबूत पुलिस को न मिल सके। अब ये आरोपी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आरुष गिरफ्तार होकर जेल जाए और हम उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके तीनों आपस में बंटवारा करें। लेकिन इससे पहले ही परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हट गया। इस तरह दिल्ली पुलिस ने 4 मार्च 2019 को ही इस मर्डर का खुलासा कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ी। यदि सिमरन चाहती तो अपने पिता को बता सकती थी कि मैं फला जगह जा रही, तो शायद उसकी जान बच जाती। या ये लोग जो जेल में बैठे हैं अभी, क्या मिला इनको? वो रुपया भी नहीं मिला जिसके खातिर इन्होंने ये इतना बड़ा कांड कर डाला। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, होशियार रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए चाहे फरीदाबाद रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल